शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इको 402 के लेसन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है द बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो आज हमने मतलब कि सप्लाई और डिमांड के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इसलिए अपने वीडियो को बगैर स्किप किए कंप्लीट देखना है ताकि आपके तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी शॉर्ट में लॉन्ग के हिसाब से आएंगी। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मिलेंगे इस चैनल पर तमाम जो है वो करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस। और यहाँ पे मैंने आपके ऑलरेडी फाइनल टर्म के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है वो आपके मिड टर्म के भी लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपकी जो मिड टर्म प्रिपरेशन और फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोज़ हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, आज जो है वो हमारा टॉपिक है रेल वर्सेस नॉमिनल प्राइसेस, यानी रेल और नॉमिनल प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस हमने बताना है। तो रेल और नॉमिनल क्या चीज़ होती हैं, तो हमारे पास जो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से याद करनी है कि नॉमिनल प्राइसेस क्या होती हैं। इज़ द एब्सोल्यूट डॉलर्स प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज व्हेन इट इज़ सोल्ड, मतलब कि किसी चीज़ की एक्चुअल प्राइस जो करंट डॉलर्स में होती है ऑलरेडी, मतलब कि जो प्राइस टैग जो आपको किसी चीज़ को यानी ख़रीदते वक्त जो है वो हमें दिखाई दिया जाता है, वो क्या होता है, नॉमिनल प्राइस होती है। यानी जब हम कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, कोई जूता ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो उस वक्त उस टाइम पे जो प्राइस होती है, जो हमें बताई जाती है, दिखाई जाती है, टैग होता है, जो वैसे ही हमें जो है वो बताया जाता है कि इसकी ये प्राइस है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉमिनल प्राइसेस होती हैं, ठीक है। करंट टाइम पर जो वैल्यूज़ आपको बताई जाए वो हमारी नॉमिनल प्राइसेस होती हैं। और रियल प्राइस क्या होती है, इज़ द प्राइस रिलेटिव टू एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्राइसेस आर कांस्टेंट डॉलर प्राइस, मतलब कि किसी चीज़ की वो प्राइस जो ओवरऑल प्राइस लेवल के मुताबिक होती है। जैसे कि सीपीआई के ज़रिए जो है वो हमें सीपीआई के ज़रिए जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजर किया जाता है, मतलब कि जो किसी चीज़ की वैल्यू को दूसरी चीज़ों के मुताबिक जो है वो हमें दिखाई जाए, वो रियल प्राइसेस कहलाती है। अब देखिए, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो हम एक फिक्स रियल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, प्राइस रखते हैं ना, कि इसके हमने इसको जो है वो हमने इतने में सेल करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो है वो हम डिमांड के हिसाब से कह लें, ठीक है, तो या फिर जो है वो हमारा डॉलर ऊपर नीचे होता है, हमारी या इन्फ्लेशंस को देखते हुए हमारी जो चेंजिंग होती हैं वो हमारी नॉमिनल प्राइसेस हो जाती हैं। लेकिन जो रियल प्राइस क्या होती है, हमने एक फिक्स की होती है कि इसकी प्राइस जो है एक्चुअल में ये होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल प्राइसेस होती हैं, और इनको जो है वो हम क्या कहते हैं कि सीपीआई के ज़रिए भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब इन जो नॉमिनल और रियल प्राइसेस है, ये इसलिए जो है वो एक इकोनॉमिस्ट, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स को जो है वो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस बात को जो है वो हमारे समझने में हेल्प करता है कि प्राइसेस एक दूसरे के मुताबिक जो है वो कैसे चेंज हो रही हैं। हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि एब्सोल्यूट प्राइसेस को नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो कैसे चेंज होती हैं, क्या वजूहात होती हैं उनकी, डॉलर्स की वजह से है, इन्फ्लेशंस की वजह से है, या ऐसे कौन सी रीज़न जिसकी वजह से हमारी चेंजिंग्स होती रहती हैं। तो ये एक इकोनॉमिस्ट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हमारे पास ये भी चीज़ की है कि द कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, या अपने एक जो है वो इसकी फॉर्म भी याद रखनी है कि सीपीआई किसका की जो है सीपीआई की फुल फॉर्म क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। और इसको जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। और रियल प्राइसेस आर एम्फेसिस टू परमिट द एनालिसिस रेटेड प्राइसेस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैलकुलेटिंग रियल प्राइसेस। अब हमने जो है वो रियल प्राइसेस को कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास ये एक फार्मूला मौजूद है, इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई हैं कि रियल प्राइसेस जो है वो किसके बराबर होता है। इसमें हमारे पास सीपीआई बेस ईयर ओवर सीपीआई करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय द नॉमिनल प्राइस करंट ईयर, ठीक है। अब सीपीआई जो है वो बेस ईयर हमारे पास क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो सीपीआई बेस ईयर का मतलब ये होता है, यानी एक मैंने स्पेसिफिक ईयर लिया है। जैसे सपोज करें मैं ले लेती हूँ 2020 को, मैं कहती हूँ कि जो 2020 है उसमें जो है वो आटे की कीमत जो है वो लाइक 20 रुपये जो है वो पर केजी है, ठीक है। लेकिन करंट ईयर में कहती हूँ कि 2025 में हमारे पास आटे की कीमत जो है वो हमारे पास हो जाती है 50 रुपीज़ पर केजी। तो ये हमारे पास करंट ईयर जो है ये होता है कि जो हम जिस साल की बात कर रहे हैं, करंटली जिस साल में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और जो बेस ईयर वो होता है जो हम किसी भी स्पेसिफिक पे जो है वो उससे रिलेट करना चाहें, स्पेसिफिक ईयर ले लें, वो बेस ईयर हो जाती है, ठीक है। नॉमिनल प्राइस का तो आपको ऑलरेडी मौजूद है, इसका भी हमने जो है वो करंट ईयर के साथ ले लेना है, ठीक है। तो आपने जो है वो इनकी वैल्यूज़ को इस तरह रखना है, पुट करना और इनको सोल्व आउट कर लेना है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक एग्जांपल्स भी है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने ये करनी है। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ ये जैसे आपके पास ये रियल प्राइसेस का फार्मूला है, अगर आपसे चीज़ें गिवन हो और वो कहें कि नॉमिनल प्राइसेस निकालें, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, रियल प्राइसेस बराबर है सीपीआई बेस ईयर ओवर सीपीआई करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय द नॉमिनल प्राइस। लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो ये जो चीज़ आपकी इधर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, और जो है वो यानी कि आपके बन जाएगा रियल प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय द जो है वो सीपीआई
आपका करंट ईयर ऊपर आ जाएगा और बटा CPI जो है वो बेस ईयर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू नॉमिनल प्राइस। आपने इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 1970 में, 1980 और 1999 की दी हुई। यहाँ पे नॉमिनल प्राइस ऑफ मिल्क भी दिया गया है इस रियल प्राइसेस निकालने के लिए, ठीक है। 1970 के हिसाब से ये है, 1980 के हिसाब से ये और 1999 के हिसाब से ये। CPI भी हमारे पास मौजूद है, CPI। और इसके बाद जो है वो रियल प्राइसेस ऑफ मिल्क इन 1970 जो है वो डॉलर्स में आ गया। अब देखिए हमने क्या किया कि नॉमिनल प्राइस जो है वो हमारे पास 40 है और CPI हमारे पास 38.8 है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो 38.8 बाय 38.8 मल्टीप्लाई बाय द हमारे पास 40 आ जाएगा। फिर उसको आपने सोल्व कर लेना है क्योंकि इसकी आपकी बेस ईयर और करंट ईयर जो है वो सेम है। लेकिन अब जो है वो 65 जो है वो हमने 0.65 जो है इसकी नॉमिनल प्राइसेस है, तो हम क्या करेंगे, तो वही जो है वो 38 पॉइंट बाय जो है वो 80, क्योंकि CPI हमारे पास 82.4 चेंज हो गया है करंट ईयर का, बेस ईयर हमारे पास वो 38.8 है, मल्टीप्लाई बाय द 0.65 नॉमिनल प्राइसेस है, आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सारे अपने इस तरीके से कर लेनी है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे भी इसी तरह दिखाया गया है, अपने इस तरह सोल्व कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेनी है एग्जांपल्स। यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ें मौजूद हैं। आपने जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है वो ये है हमारे पास, CPI ये है, और हमारे पास जो है वो नॉमिनल प्राइसेस भी गिवन मौजूद हैं कॉलेज के और लार्ज एक्स के हवाले से, और रेट प्राइसेस भी हैं। तो आपको किसी तरीके से भी सॉल्व जो है वो दे देंगे और आपने इसकी का सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर द सप्लाई कर्व, सप्लाई एंड डिमांड। अब मेन जो चीज़ टॉपिक का जो हमारे जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हमारे पास चीज़ें ही यही थी कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं सप्लाई एंड डिमांड के। अब यहाँ पे देखते जाए, जो सबसे पहले हमारे पास द सप्लाई कर्व है, ये क्या शो करवाता है। सप्लाई कर्व शोज हाउ मच ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस होल्डिंग कॉन्स्टेंट अदर फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट क्वान्टिटी, ठीक है, सप्लाइड। दिस प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप्स कैन बी शोन बाय द इक्वेशन QS इज इक्वल टू QSP। चलें जी, अब जो है वो सप्लाई कर्व को हम देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो एक हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है जो ये हमें जो है वो शॉर्ट करवाते हैं कि कितनी स्पेसिफिक प्राइस पर जो है वो कितना जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स सेल करने को जो है वो रेडी रहते हैं। और इसमें जो हमारे पास जो QS यहाँ से डिमांड, इससे पता चला जो QS होती है स्टूडेंट्स हमारे पास ये होती है क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स जो है वो सेल जो है वो कर सकते हैं। और जो QS ऑफ P है, इसका मतलब है ये एक हमारे पास एक सप्लाई फंक्शन है जो कि प्राइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो किस पर डिपेंड करता है, प्राइस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो है वो ये है कि यानी जब प्राइस हमारी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब प्राइस कम होगी तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से भी आप सप्लाई ग्राफिकली देख सकते हैं, ये हमारे पास है। अब देखें ये Q1 क्वान्टिटी है, P1 है, यानी जब हमने हमारे प्राइस जो है वो सपोज करें 2 पर है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो इसके हिसाब से ही होगी। जैसे ही हमने प्राइस को इंक्रीज़ किया, P1 से P2 किया, तो इसी तरह हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो क्या होगी, जो है क्वांटिटी जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी ये भी Q1 से Q2 तक हो जाएगी। अब यहाँ पे भी यही बताया गया कि द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एट हायर प्राइसेस फर्म्स विल इंक्रीज आउटपुट। यानी जैसे ही हम प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं हमारी आउटपुट भी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये आप ये इसकी जो है वो कर्व को भी देख सकते हैं, यानी ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम प्राइसेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे नॉन प्राइस डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई की जो है वो नॉन प्राइस डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स को हमने देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई यानी चेंज इन सप्लाई है, सप्लाई कैसे जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस पे आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो बताया हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बताया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए कि जो नॉन प्राइस डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जो है वो सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो प्राइस इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। सप्लाई कर्व को तो इफेक्ट करेंगे बट प्राइस पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि जब कॉस्ट ऑफ जो है वो रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है जब हमारे पास फाल होता है यानी कम होता है तो प्रोड्यूसर्स को जो है वो प्रोडक्शंस में कम कॉस्ट आता है। इससे प्रोड्यूसर्स को क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में जो है वो बेनिफिट हासिल होता है, और इस तरह जो है वो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पर, जिसका मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर्स अब जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी प्रोड्यूस जो है वो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं देखते हैं, यहाँ पर ये हमने ये जो देखें आगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का भी बताया हुआ, P1 से जो है वो हम Q2 तक और P2 से Q1 हमारे पास हो रही है। देखिए P2 से जो है वो Q1 और P1 से Q2 हो रहा है। तो सप्लाई कर्व क्या हो गया हमारे पास, शिफ्ट हो गया है S से S डैश की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस पे डिपेंड करती है ना। ये देखिए
ये इस साइड पे ऐसे 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 जैसे जैसे जाता जाएगा तो ये जो है वो सप्लाई जो है वो कर्व जो है वो ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो अब जो है वो एस से हमारे पास एस की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे इसकी हमारे पास रिव्यू भी दिखाया गया है, ये भी देख लेते हैं। रिव्यू में हमें क्या बताया गया है कि सप्लाई जो है वो नॉन प्राइस सप्लाई मतलब के डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स से जो है वो डिटरमाइंड होती है। लाइक जैसे कि हमारे पास लेबर की जो कॉस्ट आ गई, कैपिटल की कॉस्ट आ गई, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट वगैरह आ गई। और दूसरी बात ये बताया जाता है कि सप्लाई में जो है वो चेंजिंग्स को इंटायर सप्लाई कर्व की शिफ्ट से जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। और हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंजिंग्स को जो है वो सप्लाई कर्व पर मूवमेंट से जो है वो शॉर्ट करवाया गया है कि जो कि प्रोडक्ट के प्राइस में जो है वो जो चेंजिंग आती हैं ये इसी की भी जो है वो वजह से होता है। लेकिन ये जो चीज़ें थी आपने ये याद सिर्फ जो मेन याद रखनी है कि जैसे जैसे आपके पास जो है वो यानी जिस जैसे प्राइस हमारी जो है वो चेंजिंग होती है इसी तरह हमारा जो है वो शिफ्ट जो है वो कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आ जाता है। डिमांड कर्व क्या है? द डिमांड कर्व शोज हाउ much of a good consumers are willing to buy as the price per unit changing holding non-price factors constant. This price quantity relationships can be shown by the equation QD is equal to QDP. अब देखिए जो QD है वो क्या है? क्वांटिटी डिमांड है, यानी कितनी जो है वो क्वांटिटी कंज्यूमर्स बाई करने को जो बाई कर सकते हैं। P प्राइस है, यानी किसी भी स्पेसिफिक गुड की प्राइस कह लें। QDP का मतलब क्या होता है कि ये एक डिमांड फंक्शन है जो कि प्राइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे हमें बताया गया है वो यही कहा गया कि जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, यानी अपोजिट होता है। यानी अगर हमारे पास प्राइस क्या होती है? इंक्रीज़ हो तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़, अपोजिट, ठीक है। और इसमें जो है वो ये होता है कि कंज्यूमर्स जो है वो टेस्ट जब कंज्यूमर्स की जो है वो टेस्ट में चेंजिंग आती है तो डिमांड में भी चेंजिंग आ जाती है। सब्स्टिट्यूशंस की प्राइस बढ़ती है तो मतलब वही हमने जो है वो क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स की प्राइस कम होती है तो डिमांड्स भी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारा जो है वो आपके रिव्यू में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व क्या होगी? डाउनवर्ड, जिसकी जो है वो स्लोप्स होगी। और कंज्यूमर्स जबकि सप्लाई में हमारे पास अपवर्ड थी, ठीक है। आपको याद रखनी है कि सप्लाई में हमारे पास स्लोप्स क्या थी? अपवर्ड थी, और डिमांड में जो है वो हमारे पास स्लोप कर्व जो है वो डाउनवर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय मोर एट लोअर प्राइसेस एज प्रोडक्ट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एंड द कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीजेज। मतलब वही बात है कि जब हमारे पास जो है वो प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे कोई सेल है, जब सेल लगती है, सेल में क्या होता है? हमारे पास जो है वो वहाँ पे चीज़ों की कीमत कम होती है तो वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ें जो है वो कोई भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो अगर जब प्राइस बढ़ जाए तो फिर क्या वहाँ पर रश होगा? क्या वहाँ पर लोगों की डिमांड होगी? नहीं, वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक लोग ख़रीदेंगे ज़रूर, लेकिन इतना नहीं जितना कि जहाँ पर सेल होती है उतना वहाँ पर रश नहीं होता, ठीक है। चलें अब जो है वो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे नॉन प्राइस डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स ऑफ डिमांड, वही इनकम आ जाता है, यानी जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी हमारे पास क्या बढ़ जाती है? कंज्यूमर टेस्ट की बात मैंने पहले बता दी थी, जब कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो चेंज हो तो मतलब डिमांड भी चेंज हो गया। सब्स्टिट्यूशंस में भी यही था कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और कॉम्प्लीमेंट्स में भी मैंने बताया था कि गुड्स की प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो चेंज इन डिमांड भी आप देख सकते हैं। P1 से जो है वो हम Q1 पे भी जा सकते हैं, P1 से Q2 पर भी जा सकते हैं, P2 से Q0 पर भी, इस पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिमांड D से जो है वो D की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एट P1 प्रोड्यूस Q2 है और P2 जो है वो Q1 है। सो डिमांड कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया राइट साइड पर, और मोर परचेज एट एनी प्राइस ऑन D प्राइम्स देन ऑन D। अब यहाँ पे इसमें भी वही चीज़ें बताई हैं जो हमने ऊपर देखी थी। डिमांड इज डिटरमाइंड बाय, इसके ज़रिए होता है, और जैसे कि हमारे पास इनकम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्टर्स आ गया, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा ही चेंजिंग था। इसके बाद मार्केट मैकेनिज्म आ गया है हमारे पास। स्टूडेंट्स, मार्केट मैकेनिज्म जो है वो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइसेस को जो है वो अचीव करता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। QD इज इक्वल टू QS होता है, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं। नो शॉर्टेज होता है, यानी मार्केट में जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो नो एक्सेस सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है वो एक्सेस क्वांटिटी नहीं है, और नो प्रेशर ऑन द प्राइस टू चेंज का मतलब होता है कि प्राइस स्टेबल है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। यहाँ मैं ग्राफ में भी आपको जो है वो बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये चीज़ है,
यहाँ पे आपको ये तो पता है कि कुछ क्वांटिटी डिमांड बराबर होती है क्वांटिटी सप्लाइड के, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मार्केट मैकेनिज्म में क्वांटिटी डिमांड किसके बराबर होती है, क्वांटिटी सप्लाइड के। यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है तो ना ही कोई मतलब जो है वो एक्सेस सप्लाई होती है, ना ही कोई जो है वो प्राइसेस को चेंज करने का जो है वो ये बताया जाता है कि या प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो जाए, लाइक हमने दो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, हम उनको सेल कर रहे हैं, यानी तो वो दोनों की दोनों चीज़ें सेल हो जाए, यानी कोई शॉर्टेज नहीं आता, कोई प्राइसेस में जो है वो चेंजिंग का मसला नहीं है, तो कोई एक्सेस सप्लाई नहीं होती। तो ये हमारे पास मार्केट क्लियरिंग भी कहते हैं, मार्केट के जो है वो इसको मैकेनिज्म बोलते हैं कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। तो कर्व इंटरसेक्ट एट इक्विलिब्रियम, यानी बराबर हो गई मार्केट क्लियरिंग हो गया है एट पी नॉट द क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। ये आपके पास मार्केट मैकेनिज्म में आता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस जो है वो जब इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो तो क्या होता है, तो वहाँ पे एक्सेस सप्लाई होती है, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, तो प्रोड्यूसर्स प्राइस कम करते हैं क्वांटिटी डिमांड पर जो है वो बढ़ने के लिए, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो जो मतलब बढ़ती है और क्वांटिटी सप्लाई वहाँ पे जो है वो क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो मार्केट एडजस्ट होता है जब तक इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं रीच आउट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है प्राइस मार्केट प्राइसेस बिलो में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स यानी कि मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से कम हो तो यहाँ पे ये होता है कि शॉर्टेज हो जाता है, यानी मार्केट में इनसफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है और प्रोड्यूसर्स जो है वो प्राइस बढ़ाते हैं क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाने के लिए, और जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है और क्वांटिटी सप्लाइड वहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो मार्केट एडजस्ट होता है जब तक जो है वो कोई नई जो है यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं रीच आउट होता, ठीक है। इसमें जो है वो स्टेबिलिटी और बैलेंस अचीव होता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस पर जो है वो क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर हो, नो वहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं आता, ना कोई एक्सेस सप्लाई होती है, प्राइस स्टेबल भी जो है वो वहाँ पर प्राइस भी जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट मैकेनिज्म समरी। इसमें समरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया जाता है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो एक दूसरे के जो है वो साथ इंटरेक्ट करते हैं और मार्केट क्लियरिंग प्राइस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। और इसमें दूसरे पॉइंट में ये बताया गया कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होती तो मार्केट एडजस्ट जो है वो होता है ताकि शॉर्टेज या सरप्लस को जो है वो एलिविएट किया जा सके और मार्केट को इक्विलिब्रियम पर जो है वो लाया जा सके। और जो तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि मार्केट्स को जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ताकि मार्केट मैकेनिज्म जो है वो एफिशिएंट हो सके। तो ये जो है वो समरी जो है मार्केट मैकेनिज्म की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हमें समझने में जो है वो हेल्प आउट करती है। तो ये जो मार्केट मैकेनिज्म होता है एक जो है बहुत ही पावरफुल टूल होता है जो मार्केट को एफिशिएंट और स्टेबल बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका जो है लेक्चर नंबर 3 था। आई होप सो आपको समझ आ गई कि बहुत अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक जो है मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।